नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी सीरीज में। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, आपका जो है एसएलआर और सीआरआर। आप अक्सर सुनते होंगे और जो ये जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और आरबीआई जो है अपनी हर 3 माह बाद एक बैठक करती है, मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है। और उस मौद्रिक नीति समिति में जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की जो दरें हैं वो आप हमेशा जो है हर 3 माह के अंतराल में आप घटते बढ़ते दिखते रहते होंगे। तो ये क्या होती हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है पूरी की पूरी इकोनॉमी में, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में, आज हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है और जो संविधान का जो लेक्चर है वो तो हमारा चलता रहेगा। अभी थोड़ा सा उसमें गैप दे दिया है मैंने, उसके बाद वो भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी उत्साह दिखाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताया करें कैसा जो है आपको लग रहा है ना। और क्योंकि इससे थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है, तो आप कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इन आरबीआई की ये जो हथियार होता है, आरबीआई के पास ये जो सर्कुलेट जो मनी होती है उसे कंट्रोल करने का जो हथियार होता है, क्या होता है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ और बैंक रेट। ये क्या होती है जानते आइए। देखो, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो होती है उसमें जो है पैसा सर्कुलेट होता है, पैसा जो है कहीं ना कहीं चलता है, जिसे हम कैश बोलते हैं, तरलता बोलते हैं, लिक्विडिटी। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके लिए हम कैश चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है ना, तरलता चाहिए होती है, तब हम कोई भी वस्तु खरीद पाते हैं। ठीक है ना। तो अब आप सोच के देखिए कि जो अर्थव्यवस्था है इकोनॉमी में, उसमें जो है पैसा सर्कुलेट हो रहा है, चल रहा है ना, पैसा है पूरी की पूरी इकोनॉमी में। तो वो पैसा आता कहाँ से है? तो वो जो पैसा आता है वो आरबीआई जो है कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करके रखती है। मनी जो होती है, जो पैसा होता है, उसे रुपया जिसे हम कैश बोलते हैं, कैश, उसे आरबीआई कंट्रोल में करता है। आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई के पास जो है कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ हथियार होते हैं, कुछ टेक्निक जो है शब्दावलियाँ होती हैं कुछ, उनके माध्यम से जो है आरबीआई पैसे को जो है कंट्रोल करती है। ऐसे समझिए आप, जैसे मान के चलिए कि कोई घर की जो है टंकी होती है ना, घर पे जो पानी की टंकी रखी होती है, और फिर जो है आप पाते हैं घर में जो है नल लगे होते हैं ना, ऐसे जो है पाइपों के माध्यम से जो है नल जो है लगे होते हैं, पाइप लगे होते हैं, पाइप बिछी होते हैं, और पाइपों के माध्यम से जो है पानी जो है प्रत्येक घर पर आता है। जैसे आप देखते हैं ना, बड़े बड़े मोहल्लों में जो है बड़ी टंकियाँ होती हैं जो कि पूरे के पूरे नगर और कस्बे का जो है जल की पूर्ति करती हैं। तो आप ये मान के चलिए ये जो टंकी है ये कहीं ना कहीं आरबीआई है, और जो पानी जो है किस घर में कितना पानी जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है? भाई जो टंकी जो चला रहा है, जो टंकी का जो संचालित कर रहा है व्यक्ति, वही देखता है ना। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ जो है वो नल होता है, नल की जो टोटी होती है ना, जो मेन टंकी में, वो उसे जैसे घटा बढ़ा देता है तो पानी का जो प्रवाह है वो भी घट बढ़ जाता है, तो पानी की जो पूर्ति है वो भी कहीं ना कहीं कम बढ़ होती रहती है। उसी प्रकार से आरबीआई के पास जो है 3 जो है एक कुछ 4-5 कुछ जो है इक्विपमेंट कह सकते हैं, हथियार कह सकते हैं, इनके माध्यम से जो है जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है ना पूरी की पूरी इकोनॉमी में, जो कैश का जो प्रवाह हो रहा है उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है आरबीआई। तो कंट्रोल करने के पास लिए उसके पास ये होते हैं। ठीक है। तो एक एक को उठाएंगे और देखते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ी सी बेस और मैं आपको बताऊं कि जो आरबीआई होती है बेसिकली वो पैसा क्या करती है, कैश उसके पास रखा होता है। जैसे जो महंगाई होती है और एक होती है क्या, महंगाई और एक बोलते हैं मंदी और महंगाई। तो अब जैसे माने चलिए कि मेरे पास पैसा है, काफ़ी कैश है, तो सीधी सी बात है मैं खरीद करूँगा, है ना। अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं क्यों खरीदूँगा? अगर मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ, एक देखो इकोनॉमी का एक सर्किल होता है, एक चक्र होता है, उसे थोड़ा समझिए, थोड़ा सा बेस में, तब मैं आपको बताऊँगा कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे हमारे पास पैसा है, कैश है, हमारे पास रुपया है, कैश है, तो हम कोई चीज़ खरीदेंगे, तब हम कोई ना कोई मन बनाएंगे, है ना, कोई चीज़ खरीदते हैं। और जब कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं वो तो उसकी मांग बढ़ती है ना। और जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो क्या होता है, तो कहीं ना कहीं उत्पादन होता है, और जब उत्पादन होता है तो रोजगार क्रिएशन होता है। जब रोजगार क्रिएशन होता है तो कहीं ना कहीं आय बढ़ती है लोगों की, और जब आय बढ़ती है तो फिर मांग बढ़ती है ना। तो
इसे इकोनॉमिक चक्र बोलते हैं। आरबीआई कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक चक्र में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और वो जो बड़ी भूमिका जो निभाता है वो कहीं ना कहीं किसके माध्यम से, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इनके माध्यम से। क्यों? क्योंकि वो लोगों के हाथ में पैसा देता है, और जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो उसी जो डिमांड करेंगे तो कोई सप्लाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो नई नई यूनिट्स लगेंगी, कंपनीज लगेंगी, नए नए सेक्टर्स जो है ओपन होंगे, खुलेंगे, तो उनसे कहीं ना कहीं रोजगार क्रिएशन होगा। ठीक है ना। तो आइए देखो, सबसे पहले देखें रेपो रेट क्या होती है। ये आरबीआई हो गया। देखो आरबीआई के फॉर्मेट आगे देखिए कि जैसे देखो जो आरबीआई होता है सबसे बड़ा, जैसे हम बैंकों का बैंक बोलते हैं, आरबीआई अलग से लेक्चर बनाएंगे, देख लीजिए। ठीक है, तो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे आरबीआई क्या होता है। अभी आप देखिए, मैंने कहा पूरा का पूरा जो इकोनॉमी का पैसा है वो आरबीआई के पास है। कैश जो है, कैश फॉर्मेट में जितना रुपया रखा है वो आरबीआई अपने पास रखती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए उपभोक्ता हो गए, जनता हो गए, हम लोग हो गए। अब हमारे पास पैसा कैसे आएगा, हमारे पास कैश कैसे आएगा? तो यहाँ देखिए आरबीआई जो है बैंकों का बैंक होता है। जैसे आप ये मान के चलिए कि हम जो है कोई भी हमें कुछ पैसा चाहिए होता है, धन चाहिए होता है, कैश चाहिए होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक में जाते हैं। चाहे एसबीआई हो गया, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, चाहे एचडीएफसी हो गया, इन्हीं के पास जाते हैं हम कैश लेने के लिए। ठीक है ना। तो उपभोक्ता जो है हम इन बैंकों से जुड़े होते हैं, बैंकों से हम कोई जो है ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, और कर्ज के बदले हम उन्हें क्या देते हैं? ब्याज देते हैं किसी बैंकों को। ठीक है ना। तो वहाँ से हम जो कैश लेते हैं। लेकिन जो आरबीआई होता है, आरबीआई जैसे मैंने क्या कहा, हमारा बैंक क्या है? आपका बैंक पीएनबी हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, बीओआई हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है। मेरा बैंक का जो है पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है ना, बीओआई हो सकता है। ये हमारे बैंक है। ठीक है ना। और लेकिन इन बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। भाई सीधी सी बात है कि हम जो पैसा लेते हैं वो बैंक से लेते हैं, लेकिन बैंक कहाँ से पैसे लेंगे? तो बैंक जो पैसा लेते हैं, बैंक जो ऋण लेते हैं वो लेते हैं आरबीआई के पास से। अब जो है जब हम जो है कोई उपभोक्ता जो बैंक से पैसा लेता है तो बैंक क्या करता है? बैंक ऋण पर जो है ऋण देता है ब्याज पर, ब्याज देता है हमसे 7-10%, 12% क्या लेता है? ब्याज देता है। जैसे हमें उसने रुपया दिए 10,000 रुपये, तो वो हमसे ब्याज देगा 12% या 10%, है ना, अपने अपने हिसाब से। तो हम उससे जो है ऋण लेते हैं और उसके बदले हम क्या देते हैं? ब्याज देते हैं किसी बैंकों को। लेकिन अगर बैंक आरबीआई से पैसा लेंगे तो सीधी सी बात है आरबीआई को वो क्या देंगे? ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, है ना। तो जो रेपो रेट होता है बेसिकली वो क्या होता है? रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को, कमर्शियल बैंक हो गई या जो है दूसरे जो हमारे सेक्टर की बैंक हो गई, उन बैंकों को जो है जिस ब्याज दर पर ऋण देता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि जी आरबीआई जो है चाहे एचडीएफसी को, चाहे पंजाब नेशनल बैंक को, चाहे बैंक ऑफ इंडिया को, इन बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है शॉर्ट टर्म के लिए, लघु अवधि के लिए जो ऋण देता है ना, जिस ब्याज दर पर, उस ब्याज दर को हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है। अब देखिए रेपो रेट। अच्छा एक और बात बताऊँ, अब जैसे अभी रेपो रेट 4% है। ठीक है, इसे भी समझिए थोड़ा सा। जब रेपो रेट बढ़ता है और रेपो रेट घटता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे अभी 4% है, जैसे मान के चलिए कि पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी गई आरबीआई के पास, भैया जो है आरबीआई हमें ऋण दो आप, क्योंकि हमारे पास जो है पैसा नहीं है लोगों के लिए, ऋण जनता के लिए, तो आप हमें क्या दीजिए? ऋण दीजिए। तो पीएनबी जब आरबीआई के पास गई कि आरबीआई ने कहा देखो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 14 दिन के लिए ऋण चाहिए आपको, तो हम जो है आपको 4% पर ऋण देंगे, आप हमसे 4% पर 2 से 14 दिन के लिए ऋण ले सकते हैं, जिसे बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई पीएनबी जो है आरबीआई से ऋण ले जाएगी। ठीक है, मान के चलिए 100 रुपये लेकर आई वो 100 रुपये। ठीक है, पीएनबी कहाँ से? आरबीआई से 4% पर रेपो रेट पर। ठीक है। अब पीएनबी जो है 4% पर पीएनबी को ऋण मिला, तो आप बताइए जब वो जनता को देगी, उपभोक्ता को देगी, तो वो किस दर पर देगी? सीधी सी बात है 4% पर वो खुद लेकर आया है बंदा, तो आपको कुछ ज़्यादा ही देगा, तभी तो उसे फ़ायदा होगा, तभी तो उसे प्रॉफिट होगा। तो जब 4% पर वो लेके आया तो लगभग आपको, आप मान लीजिए 8 या 10% पर वो जो है उपभोक्ता को दे रहा है। ठीक है ना, उपभोक्ता को वो दे रहा है 8 या 10% पर क्या? ऋण। अब कैश जब उपभोक्ता के
पास पहुंचेगा 8 या 10%, क्योंकि 8 या 10% जो है ब्याज दर होती है वो बहुत कम होती है। इस पर क्या होता है कि लोग जो है पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेंगे तो सीधी सी बात है लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे, और जब मांग करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी का जो चक्र होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, फिर मांग होगी, तो जो आर्थिक चक्र है वो कहीं ना कहीं हमारा जो आर्थिक चक्र का जो पहिया है वो कहीं ना कहीं घूमना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी रेपो रेट की दर है 4%, आरबीआई ने अभी 4% रखा है। ठीक है, क्यों रखा है साहब? क्योंकि अभी आपको बताया कि इकोनॉमी कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं मंदी जैसी स्थिति है। मंदी जैसी स्थिति का मतलब ये होगा कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो अभी जो हमारी जीडीपी की वृद्धि दर है वो घट गई है। क्यों घट गई है? क्योंकि नहीं मांग है किसी वस्तु और सर्विसों का, नई वस्तु और सर्विस नहीं जनरेट हो पा रही है। तो इस चक्कर में आरबीआई ने जो है 4% जो है क्या रखा है अपनी दर, जिससे कि बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दे सके सस्ती दर पर, और सस्ती दर पर ऋण मिलेगा तो सभी खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो फिर जो है मांग बढ़ेगी तो उत्पादन होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर जो है रोजगार बढ़ेंगे। इस प्रकार से जो है एक इकोनॉमी का जो चक्र होता है वो कहीं ना कहीं चलता है आपका। तो इसका तात्पर्य हुआ कि आरबीआई जो है अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके माध्यम से जो है आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करता है, और जो मंदी की स्थिति होती है उसे भी कहीं ना कहीं नियंत्रण करता है। कैसे? अभी हमने मंदी की स्थिति देखी कि मंदी की स्थिति को वो कैसे कंट्रोल कर रहा है। अब आप दूसरे रूप में देखिए कि मान के चलिए कि महंगाई बढ़ जाए, है ना, बहुत अधिक महंगाई हो जाए, तो अब आरबीआई इसे कैसे कंट्रोल करेगा? तो आरबीआई कंट्रोल कैसे करेगा? जैसे देखिए, अभी जैसे मैंने आपसे क्या कहा, अभी दर में अभी कोई बैंक जो है 4% पर लेके आ रहा है क्या ऋण, तो वो जो है सीधी बात है उपभोक्ता को 8 से 10% पर दे रहा है। लेकिन अब मान के चलिए अब उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, भाई होम लोन लेंगे, जो है क्रेडिट कार्ड की जो दर है उसे जो उसकी कैपेसिटी उसे बढ़वाएंगे, है ना, पर्सनल लोन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, और क्या कहते हैं गाड़ी खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, है ना, इकोनॉमी कहीं ना कहीं बूस्टअप होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेट जो है रेपो रेट कहीं ना कहीं कम है। ठीक है, 4% है। अब आप मान चलिए कि आरबीआई को महंगाई बढ़ेगी, ज़्यादा महंगाई कंट्रोल करना है, तो क्या करेगी आरबीआई? तो आरबीआई के पास सीधी सी बात है कि ये जो दर है 4% की, इसे वो बढ़ा के कर देगी 5% या 7%। अब आप बताइए कि जो पीएनबी 8% पर पहले 8 से या 10 के बीच में ऋण दे रहा था जनता को, लोगों को, अब वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, अब 5 या 7% पर तो भाई खुद मिल रहा हो ऋण पीएनबी है, तो अब वो क्या करेगा कि अब ऋण की जो दर है ब्याज की बढ़ा देगा, कर देगा 15%, भाई ले 15 कर देगा, या जो है 14% कर देगा। अब 15-14% जैसे ही ब्याज दर बढ़ेगी, है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो लोग फिर क्यों ऋण लेंगे? नहीं लेंगे ना, ऋण लेना बंद कर देंगे। जो ऋण में कमी आएगी तो लोगों के हाथों में कैश नहीं आएगा, जब कैश नहीं आएगा तो फिर मांग नहीं बढ़ेगी। जैसे महंगाई बढ़ाने में कैश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है ना, और उसके पास कैश है साहब, बहुत अधिक पैसा है, अब वो किसी दुकान पर गया, है ना, माने कि बताइए भाई साहब कैसे कैसे क्या क्या वस्तुओं का भाव बताइए, तो माने कि देखो ये 20 रुपये किलो तुरंत ले, ये 40 रुपये किलो तुरंत ले, है ना, मोल भाव नहीं करेगा या ना ही वो ये देखेगा। अब पता चला कि देखो, अब माने चले कि 10 वस्तुएं और ख़रीदने वाले आएंगे 20 लोग, और 20 लोग जो अपने अपने हिसाब से जो है धन देने के लिए तैयार हैं, तो क्या हो, ये जो वस्तुएं महंगी हो जाएगी। सीधी सी बात है, महंगी होगी कि नहीं होगी। और जब ये 20 लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो भाई सीधी सी बात है 10% जो वस्तुएं इनकी जो है ये कहीं की सस्ती हो जाएंगी। तो पूरा का पूरा समझ में आया आपको चक्कर कैसे चलता है। ठीक है, अब आइए रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, इसे समझते हैं। ये जो 3.35% है अभी, है रिवर्स रेपो रेट। देखो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, मैंने क्या कहा कि जो प्रवाह है, कैश चल रहा है जो इकोनॉमी में, उसे अपने पास रखने के लिए या जो कैश को नियंत्रण करने के लिए, प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई को लग रहा है कि नहीं, महंगाई अभी बहुत ज़्यादा है, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, लोगों के हाथ में पैसा नहीं मिलना चाहिए, लोगों से पैसा वापस लेना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, देखो अभी जो बीयूआई थी, बीयूआई रेट लेकर आई कहाँ से, आरबीआई से। अब क्या करेगी आरबीआई, बीयूआई से कहेगी ऐसा कर बीयूआई, आप जो है मुझे रेट दीजिए और मैं आपको 3.35 इंटरेस्ट रेट दूंगा।
3.35 की जो है मैं आपको ब्याज दूंगा, आप मुझे जो है अपना जो पैसा है वो मेरे पास रख दीजिए। अब BOI सोचेगा कि ठीक है यार, क्योंकि अगर मैं जनता को 7 या 8% पर दूंगा ऋण तो वहाँ बहुत झमेला है, लोग कुछ जो है पैसा मार कर विदेश भाग जाएंगे, है ना, और कुछ लोग पैसा देते ही नहीं हैं, परेशान करते हैं, कहीं तहसील के चक्कर काटो, कहीं जो है पुलिस कार्रवाई करवाओ, कहीं नीलामी करो घर बार, है ना, इतने सारे झमेलों के बावजूद पैसा पड़ता है, वो भी पूरा नहीं पड़ता। तो सीधी सी बात है, लोगों को देने की अपेक्षा, क्योंकि RBI हमसे ऋण ले रहा है और उसकी इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ठीक ठाक है, यूँ करना तो नहीं पड़े वो, पर सीधी सी बात है RBI के पास पैसा है, वो सिक्योर है, जो कुछ मिल रहा है मिलेगा ही बिना किसी जोखिम के। तो बैंक क्या करती है, अपना पूरा का पूरा पैसा जो होता है वो जनता या उपभोक्ता को ना दे करके RBI के पास रख देती है, और जैसे ही कैश जो है RBI के पास गया, सो यहाँ से कैश जो है कम होना प्रारंभ हो गया, और जैसे ही जनता से उपभोक्ता से कैश जनता और उपभोक्ता के हाथों से निकलकर यहाँ जमा हो गया, सो ये मांग जो है कम हो जाती है, और जब मांग कम हो जाती है तो फिर जो है ऑटोमेटिक रूप से जो महंगाई थी वो कंट्रोल में आ जाती है ना। तो इस प्रकार से, तो यहाँ देखिए रिवर्स रेपो रेट बात करें, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस दर पर RBI अन्य बैंकों से ऋण लेता है ना। रेपो रेट क्या थी, वह ब्याज दर जिस पर वो जिस ब्याज दर पर ऋण देता है बैंकों को, उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस ब्याज दर पर वो ऋण लेता है उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, जो कि 3.35% है अभी। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। CRR जी क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हिंदी में बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। ये सारे के सारे जो फंडा हैं, सारे के सारे फंडा अपने दिमाग में रखिए कि इन फंडों का जो मूल उद्देश्य होता है, इन फंडों का जो प्रयोग करता है RBI, वो 2 उद्देश्यों में करता है। एक तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा जो है अर्थव्यवस्था में अगर मंदी की सिचुएशन आ गई है तो, या कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था धीमी गति से चल रही है, तो उसे लोगों के हाथ में पैसा दे करके कैसे जो है अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जाए। जैसे कोरोना काल में अभी आप देख रहे होंगे, और इससे पहले मैंने देखा था किस प्रकार से सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज की घोषणा की, क्योंकि जिससे कि लोगों के हाथ में कैश जाए, है ना, कैश जाएगा तो मांग बढ़ेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से इकोनॉमिक्स का जो चक्र है वो चलता है। अब यहाँ देखिए CRR का मतलब क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होगा जिसे हम नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। ये क्या होता है, ये नगद आरक्षित अनुपात वो अनुपात होता है जो बैंक जो होती हैं उतना उस अनुपात में जो धन होता है, कैश जो है वो बैंक RBI के पास जमा रखती हैं। जैसे मान के चलिए कि SBI के पास जो है टोटल धन है 100 रुपया, टोटल कैश है 100 रुपया, तो वो नगद आरक्षित अनुपात के दे, जैसे नगद आरक्षित जो कैश CRR है 5% में, है ना, 5%, तो जो 5% यानी 5 रुपया कैश फॉर्म में वो RBI के पास रखेगी, जाए बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो CRR, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि जैसे अभी RBI के पास SBI के पास 100 रुपया, उसने 5 रुपये रख दिए कहाँ, RBI के पास, ये हो गया CRR। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके पास बच्चे 95 रुपये, 95 रुपये वो ब्याज पर दे पाएगी, ठीक है। अभी इस फॉर्मेट अगर हम समझे तो अब आप माने चलिए कि CRR उसे बढ़ा दे, RBI CRR बढ़ा के वो कर दे 10%, यानी कि अब आपको 100 रुपये में से 10 रुपये हमारे पास रखना पड़ेगा नगद रूप में। तो सीधी सी बात है, पहले वो 95 रुपया ब्याज पर उठा रहा था, यानी 95 रुपया कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पहुँच रहे थे कैश फॉर्मेट में। अब 90 रुपया सिर्फ पहुँचेंगे लोगों के हाथ में, तो 5 रुपये कम हुए कि नहीं हुए, यानी कि 5 रुपये की मांग कम हुई, है ना। तो आप ये मान चलिए कि अगर CRR बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि RBI जो कैश का जो प्रभाव हो रहा है अर्थव्यवस्था में, उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रभाव को धीमा कर रहा है। उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था में महंगाई अधिक है, तो उसे कंट्रोल कर रहा है अगर CRR बढ़ रहा है तो। लेकिन CRR हो गया, SLR हो गया, SLR हो गया, है ना, ये जो सारे के सारे जो फंडा होते हैं, ये बैंक रेट हो गया, बैंक दर हो गई, ये लॉन्ग टर्म बात होती है ना, दीर्घकालिक परिणाम देती है। लेकिन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF, ये जो 3 जो इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, ये तुरंत कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हैं तुरंत, तो इन्हीं का प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है। देखो
हाँ, तो हो गया CRR, ठीक है, CRR आपने समझ लिया। अब आते हैं SLR। SLR क्या होता है, जिसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, हाँ स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो ऐसा ही कुछ है, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सर्वाधिक तरलता, लिक्विडिटी, एल का मतलब होगा लिक्विडिटी अनुपात रेशियो, सर्वाधिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है SLR? SLR क्या होता है कि जैसे SLR वह अनुपात होता है जिस अनुपात पर बैंक जो है अपने यहाँ कैश फॉर्म में धन रखते हैं। नहीं समझे, देखो अभी यहाँ हमने समझा, अभी देखो यहाँ माने चलिए कि 100 रुपये है, किसी बैंक के पास 100 रुपये है, ठीक है, PNB के पास जो है 100 रुपये है कैश के रूप में, तो SLR है माने चलिए 10%, ठीक है, 10%। इसका मतलब ये हुआ कि PNB जो है 10 रुपया अपने पास रखेगा कैश के रूप में। इसका तात्पर्य हुआ कि 90 रुपया वो सिर्फ दे पाएगा लोगों को, जनता को ऋण के रूप में वो 90 रुपया ही दे पाएगा, वो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 रुपये दे दे। तो SLR का मतलब होता है, SLR सर्वाधिक तरलता अनुपात वह अनुपात होता है जिस अनुपात पर बैंक अपने यहाँ पर जो है कैश रखते हैं, अपने यहाँ पर कैश रखते हैं, है ना। देखो CRR के तहत कुछ RBI के पास रख दिया कैश, SLR के तहत कुछ रख दिया अपने पास, और जो बचा कुचा जो धन है वो उसे क्या करती है, लोगों को बांट दिए, ऋण दे दिए। जैसे मान के चलिए कि 100 रुपये था, 100 रुपये किसी बैंक के पास SLR काट करके और CRR काट करके उसके पास धन बचा 70 रुपया, यानी कि 70 रुपया वो जो है ऋण दे पाएगी और 30 रुपया जो है रखेगी, RBI के पास रखेगी, कुछ भाग रखेगी वो अपने पास। जो अपने पास जिस भाग को रखती है उसे हम बोलते हैं SLR, और जो RBI के पास रखती है उसे हम बोलते हैं CRR, ठीक है, कंप्लीट हो गया ना, ओके। अब आइए MSF क्या होता है। MSF जो होता है बेसिकली, MSF जो होता है वो एक दिन के लिए बैंकों को जो धन दिया जाता है उस पर लगने वाला जो है ब्याज दर होती है। जैसे जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या था कि RBI जो है पंजाब नेशनल बैंक को जिस ब्याज पर मात्र 14 दिन के लिए जो है ऋण देगी, कि जिस ब्याज दर पर, उसे हम बोलेंगे रेपो रेट, ठीक है ना। लेकिन MSF क्या होता है, MSF मात्र एक दिन के लिए, अगर किसी बैंक को धन की ज़रूरत है और वो RBI से ऋण लेना चाह रहा है, उसे बहुत अर्जेंट काम है, तो और उसे एक दिन के लिए लेना चाह रहा है, तो एक दिन पर, है ना, जो धन उसने RBI से लिया है, तो एक दिन पर जो ब्याज दर लगेगी उस दिन पर, है ना, जो ब्याज दर होगी उसे हम बोलते हैं MSF। तो MSF हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होता है, होगा ही भैया। अब एक दिन के लिए आप ऋण ले रहे हैं तो RBI भी महंगी कहीं की देगा। जैसे अभी ये 4% है तो MSF लगभग 4% से ऊपर ही होगा, ठीक है ना। दो बात ध्यान रखिएगा, रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होगा किससे, रिवर्स रेपो रेट से, ठीक है। MSF हमेशा ज़्यादा होगा रेपो रेट से, ठीक है। अगर कभी प्रश्न आए तो जैसे आप समझिए। बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट कुछ नहीं, ब्याज दर, बैंक की दर बोलते हैं इसे। ये क्या होता है कि अभी हमने रेपो रेट देखा था, रेपो रेट में जो 4% की जो ब्याज दर है वो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन बैंक रेट में क्या है, बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घ काल के लिए अगर कोई भी व्यक्ति जो है बैंक से ऋण लेता है तो उस पर सॉरी ये दोनों जुड़े हैं RBI से ही, है ना। रेपो रेट जो है, बैंक रेट क्या है कि RBI से कोई धन ले रहा है, कोई बैंक RBI से लॉन्ग टर्म के लिए धन ले रहा है उधार, तो उस पर जो लगने वाला जो दर है उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। जैसे रेपो रेट क्या था, शॉर्ट टर्म पर लगने वाला ब्याज, उसे हम रेपो रेट कहते थे। लेकिन बैंक रेट क्या है, लॉन्ग टर्म पर जो है लंबे समय के काज, अगर कोई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक लंबे समय के काज है, 10-20 साल का जो है RBI से जो है ऋण लेना चाह रही है, तो वो जो जिस ब्याज दर पर ऋण देगी उसे हम बोलेंगे बैंक रेट, ठीक है। ये आपने समझा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं किस पर, ये हो गया हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MSF और बैंक रेट, ठीक है। ये हमने समझाया ढंग से, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इनको कौन डिसाइड करता है, इनको निर्धारित कौन करता है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, एक संस्था है जिसे बोलती मौद्रिक
मौद्रिक नीति समिति, ठीक है। इस समिति की जो है स्थापना हुई थी 27 जून 2016 को, ठीक है। भारत सरकार ने इस समिति की स्थापना करी। ये जो समिति होती है, इस समिति में जो मेंबर हैं वो मेंबर सुन लीजिए आप। देखो, इस समिति टोटल मेंबर होते हैं 6, है ना, जो टोटल सदस्य होते हैं 6, जिसमें 3 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं सरकार से और 3 होते हैं RBI के, ठीक है। 3 सदस्य तो सरकार नियुक्त करती है और 3 सदस्य होते हैं RBI की। ये जो समिति होती है इसका जो हेड होता है वो होता है RBI का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था कि बताइए मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 होते हैं। सरकार कितने नियुक्त करती है? 3 करती है। RBI कितनी करती है? 3 करती है, ठीक है। इसका हेड कौन होता है? तो हेड होता है गवर्नर जनरल। RBI का जो गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर है ना, जनरल कहते हैं गवर्नर। जो RBI का जो गवर्नर होता है वो इसका हेड होता है, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल में कौन है? शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति की जो है हेड होती है, ठीक है। ये जो समिति होती है इसकी हर 3 माह बाद इसकी बैठक होती है और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट की जो दर है उसमें परिवर्तन होता रहता है। हर 3 माह बाद परिवर्तन होता है, बाकायदा बैठक होती है, उसमें देखा जाता है कि इकोनॉमी की क्या सिचुएशन चल रही है, अर्थव्यवस्था जो है गति है या महंगाई है या जो है कहीं ना कहीं मंदी की स्थिति है। तो सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो मौद्रिक नीति समिति है ये जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेती है ना, बहुमत के आधार पर, और जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की जो दरें हैं उन्हें निर्धारित करती है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा। तो मुझे उम्मीद है आपको कहीं ना कहीं पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है ना। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।